हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 2। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप। व्हेन वाज द रॉयल चार्टर गिवन बाय द क्वीन? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 1600, ठीक है। ओके, दूसरा, व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी लैंड इन इंडिया? व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी लैंडेड इन इंडिया? 1608। व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स, ठीक है। ओके, ये देखो, व्हेन एंड वेयर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट एंड सेकंड फैक्ट्री? ओके, तो मसूलीपट्टनम इन 1611 एंड सूरत इन 1612। ऑप्शन नंबर बी, राइट। व्हेन वाज द बैटल ऑफ स्वेली फॉट? बैटल ऑफ स्वेली कब हुआ था? 1612 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हु वाज द विनर इन द बैटल ऑफ स्वेली? बैटल ऑफ स्वेली में हु वाज द विनर? ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी। किसको हराया था? पोर्तुगीज को हराया था। इन विच ईयर डिड थॉमस रो विजिट द कोर्ट ऑफ जहांगीर? थॉमस रो जहांगीर के कोर्ट में कौन से साल में गए थे? 1615। ओके, व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स ट्रेडिंग पोर्ट इन बॉम्बे? बताओ। अब बहुत लोग वीडियो में शायद आगे जा रहे होंगे कि ये चीज तो ध्यान से देखा ही नहीं। मद्रास तो 1639 था, बॉम्बे 1668, कलकत्ता 1690, ठीक है। तो बॉम्बे कौन सा होगा? 1668। ओके, अंडर हुज रेन द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ ईआईसी वाज एक्सटेंडेड टू बंगाल? रेन मतलब किसके शासन में? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। इस पे ये क्वेश्चन बनता है, ये बताओ। Which of the following step was not taken in Charter Act of 1670? चार्टर एक्ट ऑफ 1670 में मैंने आपको बताया कि क्या क्या स्टेप लिया गया, कि कौन से पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। कौन सा स्टेप नहीं लिया गया या कौन सा पावर नहीं दिया गया? ईआईसी टू एक्सरसाइज क्रिमिनल जुरिसडिक्शन, ये हमने देखा है, क्रिमिनल जुरिसडिक्शन का पावर तो दिया गया है। नॉट ओनली क्रिमिनल, सिविल भी दिया गया है, ठीक है, सिविल एंड क्रिमिनल बोथ। चलो ये तो है। ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल अफेयर्स ऑफ ईआईसी, जो ईआईसी के जो कुछ अफेयर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हो, ऑपरेशनल अफेयर्स हो, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगेगी। ये ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया था, ये एक्चुअली बाद में आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ये चीज आएगा। ऐसा पहले कुछ भी नहीं बोला गया था। ओके, ईआईसी टू एक्वायर टेरिटरीज, हाँ इसके बारे में भी बात किया गया था, ठीक है। ईआईसी टेरिटरीज एक्वायर कर सकती है, बट ये बात आप समझ लेना, ये दोनों अपने एक्सपेंस पे था। इस पे भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑल ऑफ द अबव ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ये वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। कलर सिलेक्ट कर लेता हूं मैं। कहानी में आगे बढ़ते हुए देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि शाहजहां और जहांगीर से उनको जो भी ट्रेडिंग राइट्स है, बेसिकली एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स उनको मिल चुका था। शाहजहां ने 1634 में उनको बंगाल में भी ट्रेड करने का लाइसेंस दे दिया था, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या? ब्रिटिशर्स वेर मिसयूजिंग ट्रेड प्रिविलेजेस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो जैसे मैंने बोला कि ब्रिटिशर्स इनिशियली आए तो थे सिर्फ स्पाइसेस के लिए, बट उसके बाद सिल्क, कॉटन, देन इंडिगो डाई, इन सब में भी वो लोग ट्रेड करने लगे। तो इससे हुआ क्या कि जिन चीजों के लिए उनको परमिशन मिला था, ठीक है, और जिन चीजों के लिए उनको टैक्स देना था, वो लोग उससे कहीं ज्यादा चीजें लेके जा रहे थे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, उससे अलग चीजें भी लेके जा रहे थे। एम आई क्लियर? उनको जिस पर्टिकुलर चीज के लिए एग्रीमेंट उन्होंने किया था और जिस पर्टिकुलर सामान के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए उनको एक्सक्लूसिव राइट मिला था, सबसे पहले तो वही सामान वो लोग ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे थे और उसके अगेंस्ट में जो लीगली टैक्स बनता है वो पे नहीं कर रहे थे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज, जिस पर्टिकुलर चीज के लिए उनको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट मिला था, उससे अलग भी बहुत सारे सामान वो लोग ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। और इस वजह से हुआ क्या कि उस टाइम के बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, वो नाराज हो गए एंड उन्होंने फोर्ट विलियम्स पे अटैक कर दिया। फोर्ट विलियम्स उस टाइम पे एक फोर्टिफाइड प्लेस था जहां पे ब्रिटिशर्स अपने फैमिलीज के साथ रहते हैं। जैसे आप अगर किसी जॉब में हो और आपका ट्रांसफर हो जाए, तो इनिशियली जैसे आप अपने फैमिलीज को नहीं लेके जाते हो, वहां पे आप पहले जाके सेटल करते हो सब कुछ एंड देन अपने फैमिलीज के साथ जाके वहां पे रहते हो। तो ब्रिटिशर्स जो ब्रिटेन से आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे, ठीक है, वो लोग भी काम करने के लिए इंडिया में आए थे। तो वो लोग अपने फैमिलीज को भी, बहुत लोग अपने फैमिलीज को भी साथ में लेके आए थे। तो हुआ क्या कि फोर्ट विलियम्स में ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज के फैमिलीज भी रह रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, वहां पे अटैक कर दिया, ठीक है। अटैक करके हुआ क्या कि उन्होंने एक पर्टिकुलर कमरे में, जहां सिर्फ शायद 20 या 30 लोग या 50 लोग ही जगह हो सकते थे, उन्होंने 100 के ऊपर भी लोग वहां पे भर दिया एंड ड्यू टू दिस हुआ क्या, सफोकेशन हो गया एंड बहुत सारे लोग
मर गए, इंक्लूडिंग फीमेल्स, चाइल्ड एंड ब्रिटिशर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज का तो डेथ हुआ ही, साथ में उनके फैमिलीज का भी, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का भी डेथ हो गया। और इसी पर्टिकुलर चीज को हिस्ट्री में बोला जाता है द ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, तो इस चीज से नाराज होके ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जंग छेड़ दिया अगेंस्ट नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कौन उनको लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव उनको लीड कर रहे थे। ठीक है, तो जो जंग हुआ, जो बैटल हुआ, उसको क्या बोला जाता है, बैटल ऑफ प्लासी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। 23 जून 1757 में ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, इस बैटल ऑफ प्लासी में नवाब ऑफ बंगाल यानी सिराजुद्दौला के जो कमांडर इन चीफ थे वो थे मीर जाफर। ठीक है, बट ब्रिटिशर्स, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है और बहुत बार मैं इस चीज को बोल चुका हूं कि कन्विंसिंग पावर उनका बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। ठीक है, तो उन्होंने मीर जाफर को कन्विंस कर लिया कि वो नवाब ऑफ बंगाल यानी सिराजुद्दौला को धोखा दे दे, बिट्रे करे। ठीक है, और उन्होंने मीर जाफर को लालच दिया बंगाल की गद्दी का। उन्होंने बोला कि अगर आप अपने नवाब को धोखा दोगे तो हम लोग इस युद्ध के बाद आपको नवाब बना देंगे, नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे। ऑब्वियसली ही विल बी अ पपेट नवाब। आपको तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि अगर ब्रिटिश ने उनको लालच दिया और उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया, उसके बाद उनको ब्रिटिश के नक्शे कदम पे ही चलना था। ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी बोलेगी उनको वो चीज करना पड़ेगा। तो जो मीर जाफर कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब आर्मी थे, उन्होंने धोखा दिया सिराजुद्दौला को और सिराजुद्दौला ये जंग हार गए। बैटल ऑफ प्लासी में डिफीट हो गए सिराजुद्दौला। तो विनर कौन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके कुछ टाइम बाद मीर जाफर को ये समझ में आने लग गया कि उनको पहले ये लगा कि चलो मुझे गद्दी मिल जाएगा। ठीक है, इस खुशी में उन्होंने अपने राजा को, अपने नवाब को धोखा दे दिया। बट उनको ये समझ में आ गया कि अभी मुझे ब्रिटिशर्स के बातों पे नाचना पड़ रहा है। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो भी बोल रहे हैं मुझे वो करना पड़ रहा है। तो उनको ये इतना तो समझ में आ गया कि वो एक बस खिलौना बन के रह गए। उनके जाने के बाद उनका जो सन इन लॉ था मीर कासिम को नवाब बनाया गया 1760 में। मीर कासिम अगेन वाज अ पपेट रूलर या फिर पपेट नवाब। वो भी ब्रिटिशर्स जो भी कहते थे वही मानते थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के हाथों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों एक खिलौना बन के रह गए थे। ठीक है, धीरे धीरे जैसा हर एक के साथ हो रहा है, मीर कासिम को भी ये लगा कि ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मतलब लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, हद से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, चलो मैं उनका बात मान के चल रहा हूं, वो लोग जो बोल रहे हैं वो कर रहा हूं, बट इतना भी ज्यादा इस चीज की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ और 2-3 लोगों को मिला के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक जंग छेड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कहानी में। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चंस करो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मीर कासिम ने किन 2 लोगों के साथ मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जंग छेड़ा था। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन रीजंस फॉर द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी का जो मेन रीजन है, ये थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन यूजुअली आपको सिविल सर्विसेज में दिखेगा। ठीक है, बट ऐसा क्वेश्चन करने से क्या होता है, हमको डिटेलिंग पता चलता है और हमारा जो नॉलेज का डेप्थ है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी का मेन कारण क्या हो सकता है, डिसओबीडियंस ऑफ फैक्ट्री लॉस बाय ईआईसी। जो वो लोग फैक्ट्री पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश किए जा रहे थे, तो उस फैक्ट्री के लॉज को डिसओबे किया, क्या ऐसा है, नहीं। एट्रोसिटीज ऑन कॉमन पीपल, कॉमन लोगों पे अत्याचार, क्या ऐसा है, ये भी नहीं। मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस, एग्जैक्टली उनको जो ट्रेडिंग राइट्स दिया गया उसका वो लोग मिसयूज कर रहे थे। या तो वही सामान जिसका राइट दिया गया ज्यादा लेके जा रहे थे, या फिर जिस सामान का राइट ही नहीं दिया सुल्तान ने वो भी वो लोग ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली 1, ओनली 3, बोथ 1 and 2, ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे होगा ओनली 3, राइट। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इवेंट ऑफ सीजिंग ऑफ फोर्ट विलियम्स बाय नवाब सिराजुद्दौला वाज नोन एज। तो थोड़ा सा ट्विस्टिंग काइंड ऑफ ए क्वेश्चन है, ठीक है। इसका अगर मैं एग्जैक्ट आंसर बोलूं तो नन ऑफ दीज भी हो सकता है, आई मीन नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे करेक्ट आंसर है तो हम लोग यही मार्क करेंगे। तो थोड़ा सा समझो कि इस क्वेश्चन में कैच क्या है। यहाँ पे बोला है द इवेंट ऑफ सीजिंग ऑफ फोर्ट विलियम्स, उन्होंने जो फोर्ट विलियम्स पे कब्जा किया उस चीज को क्या बोला जाता है? ये जो कब्जा उन्होंने किया इसको क्या बोला जाता है? तो देखो एक्चुअली जो उन्होंने फोर्ट विलियम्स पे कब्जा किया इसका तो कोई नाम नहीं है, बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये जो उन्होंने कब्जा किया, ठीक है, इसका जो प्रोसेस था कि कब्जा कर रहे, ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस क्या हो गया, उन्होंने रूम पे बहुत सारे ब्रिटिशर्स को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाफ को, उनके फैमिलीज वालों को बंद कर दिया था। तो ये जो कब्जा करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के चलते क्योंकि उन्होंने एक रूम पे बहुत लोगों को बंद कर दिया था, उसके कारण बहुत लोगों का देहांत हो गया, डेथ हो गया। और बहुत लोगों का जो एक साथ डेथ हो गया, उस इवेंट को, उस चीज को बोला जाता है द ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। इस चीज को बोला जाता है द ब्लैक होल ट्रेजेडी, राइट। तो नन ऑफ द अबव नहीं होगा इसमें, क्योंकि जो सीजिंग है यानी जो सीज कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, अपने कंट्रोल में ले लिया। अपने कंट्रोल में लेना है तो क्या करना पड़ेगा? बाकियों को बंदी बनाना पड़ेगा। तो बाकियों को उन्होंने बंदी बनाया। कैसे बनाया? एक रूम के अंदर बहुत लोगों को इकट्ठा डाल दिया, ठीक है। ओके, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? बताओ, कंफ्यूजिंग तो है भाई। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अभी अभी बताया मैंने, वापस जाना चाहोगे क्या? ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। वापस चलते हैं। 23 जून 1757, राइट। 23 जून 1757। चलो आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग कहानी में आगे बढ़ेंगे। देखो बहुत सिंपल है। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन मीर कासिम ब्रिटिशर्स, सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स, मीर जाफर ब्रिटिशर्स, मराठास ब्रिटिशर्स। तो क्या होगा? सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स, ठीक है। और ब्रिटिशर्स के तरफ से कौन लीड कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, राइट। अच्छा, और एक क्वेश्चन डाला था मैंने, डैश बिट्रेड सिराजुद्दौला टू द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। बिट्रेड मतलब धोखा देना। तो सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया ब्रिटिश के साथ मिलके इन द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो किसने धोखा दिया? मीर जाफर ने धोखा दिया, ठीक है। मीर कासिम ने धोखा नहीं दिया। अब अगर कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसा समझ लो कि जे पहले आता है, क्यों बाद में आता है। तो जो पहले होगा वो ये फादर इन लॉ है, ये सन इन लॉ है, और इसी ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, ठीक है। चलो ये और लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ये और लिखने की जरूरत है नहीं। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को बिट्रे किया था। कहानी में अब आएगा ट्विस्ट। कहानी में आगे बढ़ते हुए, जैसे कि मैंने बोला कि नवाब सिराजुद्दौला का धोखा देने के बाद मीर जाफर को भी ये लगने लगा कि मैं ब्रिटिश के हाथों एक पपेट, एक खिलौना बन के रह चुका हूं, ठीक है। उनके बाद आया उनका सन इन लॉ मीर कासिम, वो भी इसी लालच में नवाब बन गए थे। बट फिर उनको भी ये समझ में आया कि मैं भी एक खिलौना सिर्फ बन के रह चुका हूं, तो उन्होंने भी रिवोल्ट किया। उन्होंने रिवोल्ट किया। मीर कासिम, उन्होंने और दो लोगों के साथ मिलकर रिवोल्ट किया, ठीक है। सुजाउद्दौला जो नवाब ऑफ अवध थे, और शाह आलम टू जो कि एक नवाब एम्परर थे। तो यहां पे 1 वर्सेस 3 का सिचुएशन था। ईआईसी को लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो, ठीक है, जो कि स्कॉटिश आर्मी का एक सदस्य था। तो वही होना था जो अक्सर होता है। मैंने जैसे कि आपको बोला कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स बहुत स्ट्रांग थे। नेवल तो उनका एक्सेप्शनल स्ट्रांग था ही, बाकी उनका जो डिफेंस आर्मी है वो भी बहुत स्ट्रांग था। तो ये जो रिवॉल्ट है, इस रिवॉल्ट को, या फिर रिवॉल्ट तो नहीं, इस जंग को क्या बोला जाता है? बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बक्सर पटना के आसपास एक जगह है, और ये कब हुआ? अक्टूबर 1764, टू बी प्रिसाइज 22 एंड 23 अक्टूबर 1764। बक्सर अ स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाइड टाउन। फोर्टिफाइड टाउन मतलब जो कि ब्रिटिश के अंदर फोर्टिफाइड था, यानी एकदम प्रोटेक्शन ब्रिटिश ने दे रखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकदम प्रोटेक्शन से बनाया हुआ था।
within the territory of Bihar, located on the banks of the Ganga River about 130 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पटना। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत गई। जीतने के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ 1765 में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदा हुआ, दीवानी राइट मिल गया उनको। कौन सा राइट, दीवानी। ठीक है, दीवानी राइट क्या होता है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू या टैक्स, उनको टैक्स लेने का अधिकार मिल गया। कहां पे, फ्रॉम द ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। वहां का जितना भी टैक्स कलेक्शन है वो वहां का सुल्तानिया राजा नहीं करेगा, अब से कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। नाउ दिस प्रूव टू बी अ मास्टर स्ट्रोक इन द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो राज कर रही थी, वो जो पावर में थे, ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर दीवानी राइट प्रूव टू बी अ मास्टर स्ट्रोक। क्यों, अब देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इलाइट क्लास ने मिलकर बनाया था, ब्रिटेन के इलाइट क्लास में। तो वो लोग ट्रेड करते थे, वो लोग अपने लिए कुछ पैसा रखते थे एंड कुछ हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को यानी क्राउन को भी देते थे। तो धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इसमें लालच आने लगा, वो लोग बहुत सारे लिबर्टी देते गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब इस दीवानी राइट से क्या हो रहा है, देखो, जो ब्रिटिशर्स से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका पैसा कुछ खास वैसे भी पहले खर्चा नहीं हो रहा था, ठीक है, तो उनको स्टाफ को सैलरी देना पड़ता था और रॉ मटेरियल्स जो वो लोग इंडिया से खरीदते थे, अपने फैक्ट्री में सामान बनाते थे, कुछ प्रोबेबली इंडिया में भी बेचते थे एंड मेनली वो लोग अपने देश में हाई प्राइसेस पे बेचते थे। अब हो क्या रहा है, जो स्टाफ का सैलरी है, जो रॉ मटेरियल्स है, उसमें तो उनको अपना पैसा ही लगाना पड़ रहा है। अब क्या हो रहा है कि दीवानी राइट के चलते दे हैव गॉट द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, कलेक्ट रेवेन्यू, तो वो लोग जो उस पर्टिकुलर एरिया से टैक्स इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उसी टैक्स से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज या स्टाफ है उनका सैलरी का खर्चा भी निकल जाता है, उसी पर्टिकुलर टैक्स से रॉ मटेरियल का खर्चा भी निकल जाता है। तो प्रॉफिट मार्जिन तो मतलब बहुत टाइम्स बढ़ चुका था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी खुश था, क्राउन भी खुश थी, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के तो बल्ले बल्ले हो चुके थे। ठीक है, तो चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। When was the Battle of Buxar fought? बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था बताओ? अक्टूबर 1764। ठीक है, यहां पे मैंने जून वाले ऑप्शंस इसलिए दे रखे हैं बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को अच्छे से नहीं पता तो वो शायद बैटल ऑफ प्लासी के साथ भी थोड़ा कंफ्यूज कर दे। ठीक है, एग्जाम में देखो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही आएंगे। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल राजा या फिर सुल्तानों का नाम है, नवाब्स का नाम है, तो यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पहला ऑप्शन आपको पता ही है कि मीर कासिम ने और दो लोगों के साथ मिलके, सुजाउद्दौला कहाँ का था, अवध का, ठीक है, और शाह आलम टू वाज ए मुगल एम्परर। इन तीनों इन दोनों के साथ मिलके मीर कासिम ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बैटल ऑफ बक्सर का ऐलान कर दिया था। डैश लेड द EIC इन द बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर में किसने लीड किया था बताओ? रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा, हेक्टर मुनरो होगा। बहुत लोग एक्चुअली रॉबर्ट क्लाइव या विलियम बेंटिक इसलिए मार्क करते हैं क्योंकि उन्होंने सुना हुआ है, ये नाम बहुत कॉमन है। ठीक है, हेक्टर मुनरो इतना खास कॉमन नाम नहीं है। हेक्टर मुनरो कौन था मैंने बताया था, स्कॉटिश आर्मी का एक सदस्य था। ओके, तो कहानी में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड अभी इस कहानी को धीरे धीरे हम लोग खत्म करने के कगार पे आ चुके हैं। द मुगल एम्पेरर शाह आलम ग्रांटेड दीवानी टू द कंपनी आफ्टर इट्स विक्ट्री। ठीक है, तो शाह आलम टू जो है उन्होंने ये दीवानी राइट दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को आफ्टर इट्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था। ठीक है, तो 1764 में माइंडेड बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बट जिस ट्रीटी के चलते, कौन सा ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, बट फिर भी मैं आपको बोल देता हूं कौन से ट्रीटी के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट दिया गया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, बैटल हुआ था 1764 में, ट्रीटी साइन हुआ शाह आलम टू और किसके बीच में, चलो देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं, शाह आलम टू और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक है, इन 1765 द कंपनी विच टिल देन हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस, देखो 1765 तक
द कंपनी, वो जो कंपनी है which till then had purely trading functions, जिनका ट्रेडिंग राइट्स या ट्रेडिंग फंक्शंस था, obtained the दीवानी, उनको दीवानी राइट मिल गया, that is right over revenue and civil justice, ठीक है, राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज अ टेरिटोरियल पावर, यानी अभी जो टेरिटोरियल इक्विजिशन है, अभी जो टेरिटोरियल इक्विजिशन वो लोग करेंगे, हर एक टेरिटरी पे अपना पावर, अपना हक, ठीक है, अपना अधिकार जताएंगे, वो और भी मजबूत तरीके से रिफ्लेक्ट होने लग गया था इस बैटल को जीतने के बाद एंड इस ट्रीटी को साइन करने के बाद. ठीक है, अब ये जो बैटल था, ये जो दीवानी राइट वाला जो फंडा था, ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 था, इसने एक्चुअली बहुत हद तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पॉलिटिक्स को इफेक्ट किया है. ठीक है, और आगे जाके हम लोग इन चीजों को पढ़ने वाले हैं और हम लोग इन चीजों को दो हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे. क्या? द कंपनी रूल 1773 से 1858 एंड द क्राउन रूल जो कि 1858 से टिल इंडिपेंडेंस चलेगा 1947 तक. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सेशन हम लोग जब शुरू करेंगे तो हम लोग यहां से धीरे धीरे शुरू करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से. आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड बिटवीन, ठीक है, ये मैंने यहां पे तो शायद मेंशन नहीं किया है, तो ये एज ए क्वेश्चन आप समझो. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि देखो जैसे हेक्टर मुनरो ने लीड किया था EIC को, ठीक है, और वर्सेस मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू. ठीक है, बट जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 साइन हुआ तो वो साइन हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू के बीच में. ठीक है, वो किसके किसके बीच में साइन हुआ था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 वाज साइंड बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम टू. नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म दीवानी राइट? ठीक है, तो हमको पता है. ठीक है, चलो देखते हैं. द राइट टू एनक्रोच पीजेंट लैंड, जो फार्मर्स है, जो पीजेंट्स है, उनका लैंड दखल करने का अधिकार, ऐसा तो नहीं है. द लॉ अगेंस्ट बॉन्डेड स्लेव लेबर, बॉन्डेड लेबर मतलब जो आपका ऋण चुकाने के लिए, अपना ऋण चुकाने के लिए, अपना डेट चुकाने के लिए जो स्लेव होते हैं, जो लेबर होते हैं, उनको बोला जाता है बॉन्डेड लेबर. ठीक है, द राइट टू प्रैक्टिस बिजनेस इन एनी जुरिस्डिक्शन ऑफ द एम्पायर, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ उनको राइट नहीं दिया गया कि आप कहीं पे भी इस एम्पायर में कहीं पे भी जाके आप बिजनेस या अपना ट्रेड फैला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था. तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस होगा. क्यों? आपको पता है कि करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है दीवानी राइट मींस राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस. ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को जिस पर्पस से देख रहे थे वो पर्पस आपका पूरा हुआ. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको कुछ मीनिंगफुल सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड. साइनिंग ऑफ.